हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और ये है सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1, फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं सॉलिड, कि सॉलिड क्या होता है। तो ये हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड हैव क्रिस्टलाइन शेप। क्रिस्टल शेप का होता है सॉलिड, ठीक है। जनरली ये इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सॉलिड्स में पाई जाती है कि वो क्रिस्टल शेप का होता है। इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होते हैं, आयनिक सॉलिड भी होते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल वर्ड है ये स्पेशली एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए आता है। इस क्रिस्टल वर्ड से हमें पता चलता है कि सॉलिड का जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। देखिए, अगर 3 डायमेंशन को हम बताना चाहें तो हम कुछ ऐसा बता सकते हैं। ये एक क्यूब हो गया, ठीक है। अब इस क्यूब में जो है 3 डायमेंशन है, ठीक है। एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें तो ये वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये क्या है, एक सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड का क्रिस्टल है। तो हमने इस सॉलिड को एक क्रिस्टल बता दिया कि सॉलिड जो है वो एक क्रिस्टल शेप में हो सकता है। और क्रिस्टल क्या है, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम जब पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में तो हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। जैसे बायो में पढ़ते हैं हम लोग कि ह्यूमन बॉडी जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी, वैसे जो एक क्रिस्टल होता है वो एक प्रिमिटिव यूनिट से मिलकर बनता है जिसको कि कहा जाता है यूनिट सेल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, यूनिट सेल। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करते हुए हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट which when integrate itself in all the direction it gives rise the total crystal। तो यूनिट सेल को हमने क्या बता दिया कि यूनिट सेल जो है पूरे क्रिस्टल की एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको कि जब हम सारे डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिट सेल में जो है वो एक पूरा क्रिस्टल दे देगा, पूरा क्रिस्टल दे जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं, बस आपके समझने के लिए, सपोज ये है, ये एक क्रिस्टल है सब सपोज। तो ये जो सारे बॉक्सेस हैं ये क्या है, एक एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इनको हमने दे दिया कि ये क्या है, ये यूनिट सेल, ओके। अब यूनिट सेल के बारे में कुछ देखें। देखिए, जो हमारा यूनिट सेल जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिट सेल के पास होते हैं पैरामीटर्स जो यूनिट सेल के मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिट सेल को मेजर तभी किया जाएगा जो हमारे पास उसका पैरामीटर मतलब कि प्रेजेंट है। तो अगर एक यूनिट सेल बना देते हैं उसी क्यूब की तरह, मान लो ये एक यूनिट सेल हो गया और हमने क्या करा, इसके सारे एक्सिस को हमने अलग से ड्रॉ कर दिया है, ये। तो अब देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम तीनों साइड्स को क्या बोलते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब ए और बी के बीच का जो एंगल हो गया अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल हो गया बीटा और ए और सी के बीच का एंगल हो गया गामा, ठीक है। तो हमारे पास 6 पैरामीटर्स आ गए, क्या, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये तीनों क्या है, these 3 are sides and these are angles। ये एंगल्स है और ये क्या है, ये आपका साइड, ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे बड़ी बात है कि इसके हिसाब से यूनिट सेल के कितने टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट सेल के बेसिकली 3 टाइप हमें पढ़ने हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे चैप्टर्स के जो वीडियो है वो लेक्चर वाइज मिलते रहेंगे पार्ट वाइज। देखिए अब जैसे यूनिट सेल जो है वो क्या है कि इसको हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसा? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक सिंपल क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल कह सकते हैं, इसको बॉडी सेंटर्ड सेल कह सकते हैं और इसको फेस सेंटर्ड सेल कह सकते हैं। एफसीसी, पीसीसी, एसएससी। ओके, देखो तो जो सिंपल क्यूबिक होता है वो क्या होता है? सिंपल क्यूबिक कहने का मतलब है कि सारे कॉर्नर्स पे जो है एक एक एटम लगे हुए हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं क्यूब के पास उन सबके पास एक एक एटम लगा हुआ है। मतलब वन एटम एट ईच कॉर्नर। सारे एटम्स जो है वो एक एक कॉर्नर्स पे एक एक एटम लगा हुआ है। अब बीसीसी में क्या है? बीसीसी में सिंपल क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर तो है ही, साथ साथ क्या देखो इसमें सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम लगा देता हूँ मैं। लेकिन एक जो एटम है वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम है और बॉडी के सेंटर में एक और एटम। ठीक है, अब देखो फेस सेंटर पे क्या है? फेस सेंटर को अगर बनाएंगे तो सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम। ठीक है, और क्या है? जितने भी फेसेस हैं, ठीक है, उन पर एक एक एटम लगेगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया, सामने वाला फेस हो गया और ये पीछे वाला फेस हो गया। मतलब जितने भी उसके पास एटम्स हैं, मतलब जितने भी फेसेस हैं उन सबके पास एक एक एटम रहेंगे। जैसे आप एक क्यूब ले लो, जो कलर क्यूब होता है मैच करने वाला, फिर आप उसको देखो कि सारे सेंटर्स पे आपने एक एक एटम लगा दिया उसकी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक एफसीसी। अगर बस सेंटर में एक एटम लगा हुआ है तो वो बीसीसी हो गया, बॉडी सेंटर। और बस कॉर्नर्स पे एटम लगे हैं तो वो सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। देखिए अगर नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक में देखेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल में सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम लगेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि ये जो यूनिट सेल है ये हर डायरेक्शन में इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब जितने कॉर्नर उतने डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो 8 कॉर्नर है, ठीक है, और 8 कॉर्नर पे एक एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सारे एटम जो है अलग अलग यूनिट सेल से सराउंडेड है, मतलब बटे हुए हैं। तो 8 एटम जो थे वो 8 हिस्सों में बट गए। ठीक है, तो एक यूनिट सेल के पास कितना एटम आया? 1/8 × 8/1 = 1 एटम। ये 1/8 क्यों लिया हमने? ये हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा यूनिट सेल है वो एक यूनिट सेल है, वो हमेशा इंटीग्रेट करेगा, दूसरे यूनिट सेल से जुड़ा रहेगा। और वो कितनों से जुड़ा हुआ है? वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। सो 8 × 1/8 = 1. Then in case of BCC, 1/8 × 8 ये तो रहेगा ही क्योंकि उसका जो कन्फिग्रेशन है वो एससीसी की जैसा ही है। लेकिन एक एटम जो है उसके सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो इसको कैंसिल कर दिया हमने। तो क्या आ गया? यहाँ 1 आया और ये 1, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 2 एटम्स हैं यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम है बीसीसी के केस में। और एफसीसी के केस में देख लेते हैं। एफसीसी का स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना देता हूँ यार। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका क्रिस्टल है वो क्या है, उसमें जितने भी एटम है सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है
कि सारे एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर बनाना बोर्ड पे उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मतलब इसको इमेजिन उसी तरीके से कीजिएगा। ठीक, चलिए एफसीसी में क्या हो गया 1/8 इंटू 8, ये तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो इसके फेसेस कितने हैं, इसके पास देखो 6 फेसेस हैं, ठीक है, और सारे फेस जो है अगले यूनिट सेल के फेस से जुड़ा हुआ है। तो 6 इंटू 1/3, सॉरी 1/2, उसको इससे कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 3, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया 1, तो इसमें कितना है 4 एटम्स। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि एससीसी के केस में 1 एटम है, बीसीसी के केस में 2 एटम है और एफसीसी के केस में 4 एटम है, और इसको बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे बेसिक्स इसी से निकलेंगे आगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम में हमने देखा कि एससीसी में 1 एटम, बीसीसी में 2 एटम और एफसीसी में 4 एटम्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, इन जो नंबर ऑफ एटम है इनको हम Z से डिनोट करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Z से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। कभी भी जब हम यूनिट सेल के बारे में अगर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो रेडियस ऑफ एटम इसको हम लिखेंगे R, ठीक है, और साइड ऑफ क्यूब इसको हम लिखेंगे A। रेडियस ऑफ एटम इज R एंड साइड ऑफ क्यूब इज A, ओके। देन वी हैव टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन A एंड R। A और R में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है, ठीक है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक में। देखो सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको क्या बोला, कि सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम लगे हुए हैं। सपोज कि ये अगर A है, ठीक है, ये जो साइड है ये क्या है, A है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ऐसे एटम लगा हुआ है, इसका भी रेडियस R और इसका भी रेडियस R, तो हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू 2R। A इज इक्वल्स टू 2R। ये क्या है, ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या है, A जो है वो 2R के इक्वल है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बॉडी सेंटर्ड में आते हैं। ये सिंपल क्यूबिक के लिए, अच्छा, बॉडी सेंटर्ड में आते हैं BCC के लिए। देखो BCC का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, फिर से कह रहा हूँ सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इसका हमेशा ख्याल रखना। ये जो एटम है ये क्या है, ये सेंटर वाला एटम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A और R में रिलेशन निकालना। देखो तो सबसे पहली बात है, इस पॉइंट को सपोज कर लो आप X, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, इस पॉइंट को X सपोज कर लो, इसको Y सपोज कर लो और इसको Z सपोज कर लो, ठीक है। और इसको यहाँ से क्या करो, यहाँ मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है। तो ट्रायंगल XYZ, XYZ में हम देखते हैं, ठीक है, कि ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा आपका A और R का रिलेशन, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या नहीं पता है, अभी हमें XZ ही नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया पॉइंट ले लेते हैं O, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OXZ, ट्रायंगल OXZ, हमें क्या पता है, OX प्लस OZ, ठीक है। इनका जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, XZ के स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया, ठीक, क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ स्क्वायर, फिर XZ इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2A स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √2
ए। ठीक है, अब रूट टू ए किसकी वैल्यू हो गई, एक्स जेड की, रूट टू ए। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड में। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमें क्या पता चलेगा, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट टू ए हो गया, रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स वाई जो है इसमें कितना वैल्यू है, आर, टू आर और आर इसका रेडियस, इसका डायमीटर और इसका रेडियस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाला कैलकुलेशन मैं सॉल्व करता हूँ, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो तो यहाँ क्या आ गया, 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर और 16r स्क्वायर। देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर अपॉन 3। देन a विल बी इक्वल्स टू 16r स्क्वायर अपॉन 3 के ऊपर रूट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 4r अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 3। ठीक है, ये हो गया बीसीसी का रिलेशन। अब हम देखेंगे एफसीसी में रिलेशन, तो इसको भी क्लीन करता हूँ। अब एफसीसी के लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे। देखो सारे फेस के सेंटर पे एक एक एटम है, तो हम किसी भी एक फेस को ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इसको ले लो x, इसको ले लो y, इसको ले लो z, और x को z से मैच करा दो। ठीक है, तो क्या आ गया, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, r प्लस 2r प्लस r का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर अपॉन 2 ए रूट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू a। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2r स्क्वायर अपॉन रूट 2। इस 4 को 2 इंटू 2 कर लिया, और एक 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 कर दिया। एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया, क्या आ गया, 2 रूट 2 r, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, 2 रूट 2 r, तो a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चला कि रिलेशन बिटवीन a एंड r, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम और यूनिट्स है, ये सब क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस थैंक यू, और हम अब दोबारा मिलेंगे इसके लेक्चर 2 में। ओके।